गुड मॉर्निंग सभी को। कक्षा 11वीं भूगोल की इस सीरीज़ में आज हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग 2 है। भाग 1 में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़ी हुई क्या सभी प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण विसंगति के बारे में भी जाना था। साथ ही हमने पृथ्वी की भू संरचना, क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में भी बात की और उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जाना कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या फिर भूकंप क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले ही भाग में बात कर चुके हैं। आज का हमारा भाग 2, जिसमें हम भूकंप से जुड़ी तथ्यों के बारे में और आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत भूकंप को रिवाइज कर लेते हैं। तो साधारण भाषा में भूकंप पृथ्वी का हिलना या फिर पृथ्वी के कांपने को हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग या फिर हम कह सकते हैं जहाँ से भूकंपीय तरंगें निकलती हैं, ये देख पा रहे होंगे आप पिक्चर में, यह भाग जहाँ से भूकंपीय तरंगें निकल रही हैं, इस भाग को हम अधिकेंद्र या फिर फोकस कहते हैं। अब ये तरंगे सबसे पहले पृथ्वी पर जहाँ पहुँचती हैं, ये 90 डिग्री पे सबसे पहले जहाँ पहुँचती है, उस केंद्र को हम उपकेंद्र या फिर एपिसेंटर भी कहते हैं। इन दोनों के अलावा एक और तरंग, जो पी तरंग, जो धरती पे सबसे पहले पहुँचता है, जिसे हम प्राइमरी तरंग भी कहते हैं। फिर उस पी तरंग के बाद जो दूसरा तरंग धरती पे या फिर भूकंपीय स्टेशन पे सबसे पहले पहुंचता है, उसे हम सेकेंडरी तरंग भी कहते हैं। इन सभी के बारे में अभी हम आगे और चर्चा करने वाले हैं कि पी तरंग क्या होता है, एस तरंग क्या होता है, कैसे पी तरंग पहले पहुंचते हैं और एस तरंग बाद में पहुंचते हैं। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं भूकंप के मुख्य प्रकार के बारे में। भूकंप के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: टेक्टोनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, संवेदनात्मक या धसाव भूकंप और मानव जनित भूकंप। कई किताबों में इसे 5 भागों में भी बांटा गया है। ये जो मानव जनित भूकंप है, इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला विस्फोटक भूकंप और दूसरा बांध जनित भूकंप। बांध जनित भूकंप। इस प्रकार ये अब 5 भूकंप के 5 भाग हो जाते हैं। चलिए सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला जो भूकंप का प्रकार है वो एक टेक्टोनिक भूकंप है। टेक्टोनिक भूकंप सबसे सामान्य और सबसे शक्तिशाली भूकंप होते हैं। सामान्यतः भूकंप, टेक्टोनिक भूकंप जो है, सो सामान्यतः यही भूकंप हमेशा बार बार आते हैं। अब ये भूकंप क्यों आते हैं? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, पिछले भाग में हमने जाना कि पृथ्वी के भूप्रंश, ये पृथ्वी के जो भूपृष्ठ पे जो परिभ्रंश थे, ये जब विपरीत दिशा में गति करने लगती है, जिसके कारण पृथ्वी में कंपन होता है। अभी यही जब दोनों भ्रंश के जो किनारे हैं वो सरक जाती हैं, चट्टानें जब सरक जाती हैं, जिसे टेक्टोनिक भी कहा जाता है, जिसके कारण ये टेक्टोनिक भूकंप आती है। ये देखिए यहाँ पे धरती की प्लेटों के खिसकने या टकराने से उत्पन्न हुआ भूकंप को हम टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरा मुख्य प्रकार के बारे में, जो कि ज्वालामुखीय भूकंप है। ज्वालामुखी भूकंप एक स्पेशल क्लास के टेक्टोनिक भूकंप को कहा जाता है, जो कि मुख्यतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। अब ये भूकंप आते क्यों हैं? ये ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा और गैसों की गति से, जो जब भी ज्वालामुखी आते हैं तो धरती कांपने लगती है। इन सभी चीज़ों के चलते ही ज्वालामुखी भूकंप आती है। प्रायः यह भूकंप, ऑब्वियसली जैसा नाम है ज्वालामुखी भूकंप, प्रायः यह ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला भूकंप का जो प्रकार है वह संवेदनात्मक या फिर धसाव भूकंप है।
ये बहुत छोटे पैमाने के भूकंप होते हैं। नॉर्मली जब खनन क्षेत्रों में, कभी कभी अधिक खनन कार्य में भूमिगत खानों की छत जब ढह जाती है, अगर अधिक खनन हो जाने के कारण जो भूमिगत खनन है उसकी छत ढह जाती है, जिससे भूकंप के हल्के झटके महसूस होते हैं, हल्का सा धरती कांप उठता है, उसे ही हम कोलैप्स या फिर धंसाव भूकंप भी कहते हैं। यह भूमिगत गुफाओं, खदानों या फिर जमीन धंसने से उत्पन्न होता है। इन्हें निपात भूकंप भी कहा जाता है। इन्हें निपात भूकंप भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं भूकंप का अगला प्रकार, जो कि मानव जनित भूकंप है। मानव जनित भूकंप, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऐसा भूकंप जिसमें मानव के द्वारा कुछ किया जाए, उसे हम मानव, जिसमें इंसानी गतिविधियां जुड़ी हुई हो, उसे हम मानव जनित भूकंप कहते हैं। इसीलिए इसका दो भाग है, पहला विस्फोट भूकंप या फिर दूसरा बांध जनित भूकंप। अब कभी कभी विस्फोट, कभी कभी परमाणु या फिर रासायनिक विस्फोट का से जब एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है, जिसके कारण भूमि में कंपन होने लगता है, इस तरह के जो कंपन या फिर पृथ्वी में झटके के कारण जो भूकंप आता है, उसे हम विस्फोट भूकंप कहते हैं। अब ये बांध जनित भूकंप, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें हम बांध जनित भूकंप कहते हैं। चलिए इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। टेक्टोनिक भूकंप, टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल की वजह से आने वाले भूकंप को हम टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट में आने वाली हलचल की वजह से आने वाले भूकंप को हम टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं। यह भूकंप सामान्यतः, यही भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। दूसरा ज्वालामुखी भूकंप क्या था? ज्वालामुखी के अंदर का मैग्मा और गैस जब बहुत अधिक गति से बाहर आती है, जिसके कारण धरती में कंपन आता है, उसे हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। अब क्योंकि यह ज्वालामुखी भूकंप है, तो प्रायः ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही ये आते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा संवेदनात्मक या फिर धंसाव भूकंप क्या होता है? अब खनन के क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है। अब जब वो छत ढह जाती हैं, जिससे हल्के भूकंप के झटके महसूस होते हैं, उसे हम संवेदनात्मक या फिर कोलैप्स भूकंप कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम निपात भूकंप भी कहा जाता है। उसके बाद हमने जाना कि मानव जनित भूकंप क्या होता है। मानव जनित भूकंप में विस्फोट भूकंप, कभी कभी परमाणु या फिर रासायनिक भूस्फोट से जो भूमि में कंपन आता है, उस कंपन को हम विस्फोट भूकंप कहते हैं। और कभी कभी जब बांध वाले एरिया में, बांध वाले क्षेत्रों में भूकंप आता है, उसे हम बांध जनित भूकंप कहते हैं। ये अभी सारे भूकंप का हमने जो प्रकार अभी हमने पढ़ा, उसका एक छोटा सा पिक्चर है। ये देखिए, टेक्टोनिक प्लेट में जो हलचल आ रहा है, ये जो भ्रंश है, ये भ्रंश के कारण जो विपरीत दिशा में गति कर रही है, जिसके कारण टेक्टोनिक भूकंप आ रहा है। ज्वालामुखी भूकंप, ये देखिए लावा और गैस जो ज्वालामुखी से निकल रहा है, जो ज्वालामुखी क्षेत्रों में जो मुख्यतः ज्वालामुखी के आने के कारण कभी कभी धरती में जो कंपन आता है, उसे हम ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। अब जमीन के बैठने से या कभी कभी धंसाव हो जाने के कारण भूकंप में, उसे हम धंसाव भूकंप कहते हैं। मानव जनित भूकंप जो इंसानी गतिविधियों के कारण आता है, जैसे बांध जनित क्षेत्रों में या फिर विस्फोट के कारण ये जो भूकंप आते हैं, उसे हम मानव जनित भूकंप कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करते हैं। भूकंपीय तरंगें भूकंप, ज्वालामुखी, देखिए भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर कोई भी अन्य गतिविधि या अन्य हलचल के कारण पृथ्वी के अंदर और सतह पर चलने वाली ऊर्जा की लहर को हम भूकंपीय तरंग कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले पिक्चर में पढ़ा, ये पी तरंग, ये एस तरंग, ये सभी भूकंपीय तरंग हैं। इसके बारे में अभी हम बात करने ही वाले हैं।
ये तरंग पृथ्वी की आंतरिक परतों और सतह से होकर गुजरती है और यही सतह पर कंपन और झटके पैदा करती है। भूकंपीय तरंगों के बारे में भी हमने जाना कि भूकंपीय तरंगे वह तरंग होते हैं जो पृथ्वी के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर अन्य गतिविधि के कारण जो तरंग उत्पन्न होती है उसे हम भूकंपीय तरंग कहते हैं। और ये भूकंपीय तरंग आंतरिक परत, पृथ्वी के जो आंतरिक परत है उससे और पृथ्वी के सतह से होकर गुजरती है। इन तरंगों के कारण ही हमें कंपन या फिर झटके महसूस होते हैं। अब भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम भूकंप लेखी यंत्र या फिर सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जो भूकंप और अन्य भूकंपीय घटनाओं के दौरान पृथ्वी की गति को मापते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एक सिस्मोग्राफी का है। ये देख पा रहे होंगे एक एम्पलीट्यूड इस तरह का, इस तरह से भूकंप को मापता है। ये देखिए, यह एक भूकंप है, उपकरण है जो भूकंप के दौरान पृथ्वी की गति, भूकंपीय तरंगों को मापता या फिर रिकॉर्ड करता है। अब ये ग्राफ बनाता है, ये जो पिक्चर में हम लोग ग्राफ देख पा रहे हैं ये ग्राफ बनाता है, जिस ग्राफ को हम सिस्मोग्राफ भी कहते हैं, जिससे भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। अभी हमने जाना कि भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, अब हम जानेंगे कि भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो भूकंपीय तरंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला भूगर्भीय तरंग और दूसरा धरातलीय तरंग। भूगर्भीय तरंग ऐसे तरंग होते हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ की उद्गम केंद्र से निकलते हैं या पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से निकलते हैं और विभिन्न दिशाओं में यह तरंग धरातलीय सील से क्रिया करके धरातलीय तरंगों में बदल जाती हैं। वैसे तरंग को हम भूगर्भीय तरंग कहते हैं। आसान भाषा में समझा जाए तो वैसे तरंग जो पृथ्वी के भूगर्भ में हो उस तरंग को हम भूगर्भीय तरंग कहते हैं। मुख्यतः यह दो प्रकार के होते हैं, पी तरंग और एस तरंग। पी तरंग जिसे हम प्राइमरी वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है पी तरंग। पी तरंग इसीलिए क्योंकि वो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इसे प्राइमरी या फिर पी तरंग भी कहा जाता है। पी तरंग की गति सबसे तेज होती है, लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की हो सकती है। ये तरंग गैस, ठोस और द्रव तीनों में चल सकती है, ये सभी माध्यम से होकर गुजर सकती है। ये तरंग धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, जैसा कि हमने बताया कि पी तरंग धरातल पे, पृथ्वी के धरातल पे सबसे पहले पहुंचती है क्योंकि इसकी गति सबसे अधिक होती है। इसीलिए इसे प्राइमरी वेव या फिर प्राइमरी तरंग भी कहा जाता है। ये तरंग ध्वनि तरंग के जैसे होते हैं, जैसा ध्वनि का तरंग होता है इस तरह से होते हैं और ये पृथ्वी के गहरे अंदर तक जाती है। ठीक है, एस तरंग के बारे में बात की जाए तो एस तरंग, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एस तरंग सेकेंडरी वेव तरंग होता है। ये पी तरंग के बाद धरातल पे पहुंचने वाली तरंग होती है। इसकी गति की बात की जाए तो ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रैवल करता है। एस तरंग के बारे में सबसे मुख्य बात जो है, एस तरंग केवल ठोस में चल सकती है, ये द्रव या गैस में नहीं ट्रैवल कर सकता है। यही कारण है कि पृथ्वी का बाहरी कोर द्रव्य है, क्योंकि एस तरंग वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, अब पी तरंग और एस तरंग के बारे में कुछ डिफरेंसेस है, जो मेन डिफरेंस है उसे मैंने इस स्लाइड में रख दिया है। पी तरंग की बात की जाए तो उसका फुल फॉर्म प्राइमरी वेव, एस तरंग सेकेंडरी वेव होता है। पी तरंग सबसे तेज होते हैं, जैसे हमने बात किया था कि 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड होता है पी तरंग का, और एस तरंग धीमी होती है क्योंकि इसका स्पीड 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड तक का ही होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये ट्रांसवर्स होता है। ये तीनों
अवस्थाओं से होकर गुजर सकता है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन एस तरंग केवल ठोस से ही गुजर सकता है। पी तरंग को सबसे पहले मापा जाता है और एस तरंग को उसके बाद, पी तरंग के जस्ट बाद एस तरंग को मापा जाता है। धरातलीय तरंगों के बारे में बात की जाए तो धरातलीय तरंगे सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। ये सिस्मोग्राफ में सबसे अंत में दर्ज होता है। सबसे पहले पी तरंग दर्ज होते हैं सिस्मोग्राफ पे, उसके बाद एस तरंग, इसलिए इसका नाम प्राइमरी और इसका सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में जो तरंग सिस्मोग्राफ पे दर्ज होते हैं वो धरातलीय तरंग, या जिन्हें एल तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, धरातलीय तरंग सबसे विनाशकारी होती हैं। देखिए, सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। धरातलीय तरंग पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग, जिसे क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट की सतह से होकर चलती है। अब ये धरातलीय तरंग है, इनका नाम ही धरातलीय है, तो धरातल के साथ साथ चलती है, इसीलिए इन्हें धरातलीय तरंग कहा जाता है। कुछ चीज़ों का नाम से ही उसका आधा डिफिनीशन क्लियर हो जाता है। ये तरंग पी और एस तरंग के धरातलीय चट्टानों से टकराने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि धरातलीय तरंग वैसे तरंग होते हैं जो सिस्मोग्राफ पर पी तरंग एस तरंग के बाद सबसे अंत में दर्ज होते हैं। ये सबसे विनाशकारी होते हैं। ठीक है, इन्हें एल तरंग भी कहा जाता है। यही कुछ मुख्य बातें थीं धरातलीय तरंगों के बारे में। चलिए अब भूकंप छाया के बारे में बात करते हैं। भूकंप छाया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो भूकंप छाया का अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो पृथ्वी का वह क्षेत्र होता है जहां भूकंपीय तरंगे, मोस्टली जो भूगर्भीय भूकंपीय तरंगे होते हैं, धरातलीय तरंगों की बारे में बात नहीं बात कर रहे हैं, जो भूगर्भीय भूकंपीय तरंगे हैं पी और एस, वो बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, और या फिर पहुंचती भी है तो उनकी तीव्रता बहुत कम होती है। उन क्षेत्रों को हम भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक बार और ध्यान से समझिएगा कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां भूगर्भीय तरंगे पी और एस तरंग या तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाती है, या फिर पहुंचती भी है तो बहुत कम तीव्रता में होती है, उन क्षेत्र को हम भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। अब क्यों नहीं पहुंच पाती है, या फिर जब पहुंचती है तो तीव्रता क्यों कम रहती है, इस बारे में आगे बात करते हैं। एक बार फिर से एक चीज को याद करिएगा, मैंने अभी बताया था कि भूकंप का, कि मान के चलिए इस क्षेत्र से भूकंप स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस क्षेत्र से भूकंप स्टार्ट हुआ। अब भूकंप जो इस क्षेत्र से स्टार्ट हुआ, जहाँ से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होना स्टार्ट हुई हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं फोकस। इंग्लिश में कहते हैं फोकस और हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, अब ये तरंगे पृथ्वी पर सबसे पहले जहां पहुंचती है उसे कहते हैं उपकेंद्र या फिर इपिसेंटर। इसके अलावा यहां से 3 प्रमुख तरंगे निकलती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग या फिर धरातलीय तरंग। अभी एल तरंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बस पी और एस तरंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब पृथ्वी की अवस्था को एक बार और रिवाइज किया जाए तो पृथ्वी का अवस्था, जो आउटर कोर होता है, ये जो आउटर कोर होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। सबको याद होगा लिक्विड फॉर्म में होता है, और एस वेव्स जो है सो लिक्विड फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर सकता है। ये भी हमने जाना अभी कि एस वेव्स लिक्विड फॉर्म में ट्रैवल या फिर उसके आर पार नहीं हो सकता है, लेकिन पी वेव्स द्रव, ठोस और गैस तीनों से होकर गुजर सकती है। पी वेव्स द्रव, ठोस और गैस तीनों से होकर गुजर सकती है, लेकिन एस वेव्स केवल ठोस से होकर गुजरती है। अब होता क्या है कि मान के चलिए ये अधिकेंद्र है जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब पृथ्वी के कोर के कारण पी वेव हर जगह पहुंचा। ठीक है, लेकिन इस एरिया में 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के एरिया में
पी वेव्स या तो पहुंच ही नहीं पा रहा है या तो पहुंच पा रहा है तो उसकी तीव्रता बहुत ही कम हो रही है। ये जो ब्लैक कलर का आप एरिया देख रहे हैं, मैं इसे ग्रीन कलर कर दे रहा हूँ। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया, इस एरिया में पी वेव या तो पहुंच ही नहीं पा रहा है या तो पहुंच भी पा रहा है तो बहुत कम तीव्रता के साथ पहुंच रहा है। इसीलिए इस एरिया में पी वेव का शैडो जोन बन रहा है, ये छाया क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, ये पी वेव्स का समझ में आया। अब एस वेव्स का समझते हैं। अब एस वेव्स के केस में क्या होता है कि एस वेव्स केवल ठोस से होकर गुजर सकते हैं, जिसके कारण जो पृथ्वी का जो आउटर कोर है, जो कि अभी द्रव अवस्था में है, पूरा का पूरा ये एरिया जो है 105 डिग्री से पूरा इस साइड का 105 डिग्री तक का जो एरिया है, इसमें एस वेव्स नहीं ट्रेवल कर पाता है, इसके आर पार नहीं जा पाता है, जिसके कारण एस वेव्स का इतना बड़ा एरिया, पूरा का पूरा ये जो ग्रीन एरिया है, ये छाया क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। मैं इसे एक बार और रिपीट करता हूँ कि पी वेव का जो पी वेव, ये जो 105 डिग्री के बाद 145 डिग्री तक का जो एरिया होता है, अगर इसे हम पृथ्वी का अधिकेंद्र माने, इसे भूकंप का अधिकेंद्र माने जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है, तो पी वेव 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच में या तो पहुंच नहीं पाता है या फिर पहुंचता भी है तो बहुत कम तीव्रता के साथ पहुंचता है। इस केस में इस एरिया को, ये जो ग्रीन एरिया बना हुआ है इस पिक्चर में, उसे पी वेव का छाया जोन कहा जाता है या छाया क्षेत्र कहा जाता है। उसी तरह एस वेव का ये अधिकेंद्र है जहाँ से भूकंप का उद्गम हुआ है, और एस वेव क्योंकि आउटर कोर, पृथ्वी का जो आउटर कोर है वो द्रव अवस्था में है, इसके थ्रू नहीं ट्रैवल कर पाता है, जिसके कारण 105 डिग्री से लेके इस साइड का 105 डिग्री, लगभग 40% हिस्सा, देखिए यहाँ लगभग पृथ्वी का 40% हिस्सा में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण एस वेव का ये एक छाया क्षेत्र बनाता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंग पी तरंग और एस तरंग बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है या फिर उनकी तीव्रता कम होती है, उसे हम भूकंप छाया कहते हैं। अब तो ये चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भाग 2 में आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज मैंने टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया है, आप सभी उससे जाके जुड़ जाइए, और जो भी आपका सवाल है, जो भी आप लेक्चर में नहीं समझ पा रहे हैं, उससे जुड़ी सारी सवालें आप मुझसे वहाँ चैनल में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर किसी खास टॉपिक पे आपको दोबारा से समझना होगा या फिर क्वेश्चन डिस्कशन की चीज़ें होंगी, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करिए। मैं कुछ खास टॉपिक, जो टफ़ टॉपिक होती है, जो आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दिया करूँगा। थैंक यू।